हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। और मेरा नाम है वैभव शिवहरे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं ज्योग्राफी की एक सीरीज़ रन कर रहा हूं और ज्योग्राफी की ये सीरीज़ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं उन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाने की संभावना रहती है। अब सवाल उठता है कि सर ये सारे वीडियोस एक साथ हमें कहाँ मिलेंगे? तो आप यूपीपीसीएस उत्कर्ष जिस चैनल पर इस वक्त आप मुझे अभी देख रहे हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बना होगा तीसरे या चौथे नंबर पर, और उस फोल्डर में लिखा होगा ज्योग्राफी बाय वैभव शिवहरे। उस फोल्डर में क्लिक कीजिएगा। उस फोल्डर में क्लिक करते ही आपको सारे वीडियोज़ जो अभी तक मैंने ज्योग्राफी में कवर कराए हैं वो सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अननेसेसरी परेशान नहीं होना है कि सर ये वीडियोस कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, जैसे नदियों वाला टॉपिक करा दीजिए। अब नदियों वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाएगा, है ना। तो काफ़ी डिटेल में एक एक बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कवर कराया है। ऑलरेडी आप थंबनेल देख चुके हैं आज की क्लास का, और आज की क्लास का टॉपिक है भारत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण चट्टानें। तो रॉक सिस्टम इंडिया का कैसा है और भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रॉक सिस्टम इंडिया का देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। रॉक सिस्टम, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि रॉक की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, चट्टान की बेसिक डेफिनेशन क्या है। रॉक की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को हम रॉक कहते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को, यानी एमलगमेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल इज नोन एज अ रॉक। तो एक या एक से अधिक खनिजों का अगर सम्मिश्रण है तो उसको हम चट्टान की परिभाषा दे देते हैं। अब सर क्या पूरे भारत में एक जैसी चट्टानें पाई जाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर अगर पूरे भारत में एक जैसी चट्टान नहीं पाई जाती हैं तो चट्टानों में अगर विविधता है तो उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्या सर वैश्विक स्तर पर भी चट्टानें वैसी ही पाई जाती हैं जो भारत में पाई जाती हैं, या भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की सिमिलैरिटी वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली चट्टानों के साथ है क्या? यस, कुछ हद तक जो वैश्विक स्तर पर चट्टानें मिलती हैं उन चट्टानों का विस्तार भारत में भी है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस क्लास में आपको मिल जाएगा। क्या सर एग्जाम में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यस, डेफिनेटली। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट उठा के देखिए, वहां पर आपको इंडियन रॉक सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर को एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जहां हम देखते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास, भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास। थोड़ा सा आज इस पैनल में लैग है तो आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास। अब भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति का एक इतिहास होता है, हर एक स्थान का एक इतिहास होता है ना। हर एक वस्तु का एक इतिहास होता है और उसके इतिहास की शुरुआत होती है जब से वो ओरिजिनेट होती है, और वो इतिहास तब तक रहता है जब तक उसका इस धरा पर अंत नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से भारत में जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसका भी एक इतिहास है। तो उसका इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सर उसके इतिहास की शुरुआत हुई है जब से भारत की इस संरचना का, विशाल संरचना का निर्माण हुआ होगा। तो भारत की विशाल संरचना का निर्माण कब हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास दो महत्वपूर्ण, हमें ये देखने को मिलता है कि दो महत्वपूर्ण ऐसे देखने को मिलता है कि पृथ्वी जैसे पूरी एक स्थल भाग के रूप में थी, जिसको हम कहते थे पैंजिया, और एक चारों ओर उसके लैंडमास था जिसको हमने, जो चारों ओर वाटर बॉडी थी जिसको हमने कहा था पैंथालासा। तो दोस्तों ये है पैंथालासा और ये है पैंजिया। सो दोस्तों पैंथालासा क्या है याद रखिएगा, पैंथालासा एक वाटर बॉडी है। पैंथालासा क्या है? सो पैंथालासा एक वाटर बॉडी है, ये याद रखिएगा, है ना। पैंथालासा एक वाटर बॉडी है और पैंजिया क्या है? तो पैंजिया एक लैंड मास है। अब हुआ क्या इसमें, हुआ क्या, एक वेगनर नाम के वैज्ञानिक थे और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये जो पैंजिया और पैंथालासा है, इस पैंजिया का विघटन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, टूट गया है पैंजिया। कब टूटा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो पैंजिया का विघटन हुआ है
कार्बोनीफेरस में, है ना। पैंजिया का विघटन कब हुआ है? कार्बोनीफेरस में। अब कार्बोनीफेरस क्या है? कार्बोनीफेरस प्राथमिक युग है, प्राइमरी एपॉच है, यानी पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक युग में कार्बोनीफेरस काल में इस पैंजिया का विघटन हुआ। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे काल हैं, ऑर्डोवीशियन है, डेवोनियन है, सिल्यूरियन है, फिर कार्बोनीफेरस है, और कार्बोनीफेरस के बाद फिर उसमें पर्मियन आता है। तो जब इसका विघटन हुआ तो उसके विघटन से के परिणाम स्वरूप पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको हम कहते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हिस्से देखने को मिलते हैं हमको। ठीक, अब अंगारा लैंड वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा, ये उत्तर भाग है, और इस अंगारा लैंड वाले हिस्से में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? तो इस अंगारा लैंड वाले कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका शामिल है, और इसमें यूरेशिया शामिल है ना। नॉर्थ अमेरिका शामिल है और इसमें पूरा का पूरा यूरेशिया, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। अब गोंडवाना लैंड में क्या क्या शामिल है? गोंडवाना लैंड का भी विघटन हुआ, और गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ क्रिटेशियस में। तो गोंडवाना लैंड का जब विघटन हुआ क्रिटेशियस में, और क्रिटेशियस के पहले, जैसे ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस तीन पीरियड हैं, तो ट्रियासिक में गोंडवाना लैंड का विघटन होना शुरू हुआ, और जब ट्रियासिक में गोंडवाना लैंड का विघटन होना शुरू हुआ तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस तक आते आते, कहां तक आते आते? क्रिटेशियस तक आते आते इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया। और गोंडवाना लैंड विखंडित होकर किसमें किसमें विभाजित हो गया? तो गोंडवाना लैंड विखंडित हुआ किसमें? उससे एक हिस्सा निकला साउथ अफ्रीका, उससे एक हिस्सा निकला आपका अफ्रीका, उससे अगला हिस्सा निकला आपका ऑस्ट्रेलिया, और उससे एक अगला हिस्सा निकला पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया, और उससे एक हिस्सा और निकला जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। उसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। सो एक हिस्सा निकला अंटार्कटिका, सबसे नीचे अंटार्कटिका है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और पेनिनसुलर इंडिया है। अब ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, सबसे पहले अगर कोई भूभाग बन के तैयार हुआ भारत में, सबसे पहले कोई भूभाग भारत में बन के तैयार हुआ तो वो कौन सा था? यानी पेनिनसुलर इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं, इसकी संरचना कुछ इस तरीके की है। ठीक, इसकी संरचना कुछ इस तरीके की है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, पठार। अब इस पठार का फॉर्मेशन तो पहले ही हो गया था जब ये हिस्सा गोंडवाना लैंड से लगा हुआ था, और इस पठार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो इस पठार का फॉर्मेशन हुआ है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप, यानी इसको बोलते हैं फिशर इरप्शन, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप। और ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप अगर कोई हिस्सा बन के तैयार होगा, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप अगर कोई हिस्सा बन के तैयार होता है, तो वहां पर इससे कौन सा मैग्मा बाहर निकला है? तो ये भी याद रखना है आपको, वहां से आपको बेसोल्टिक मैग्मा बाहर निकला, और उस बेसोल्टिक मैग्मा के बाहर निकलकर ठंडा होकर जमने के परिणाम स्वरूप इस पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में किसका विस्तार हो गया? इस पूरे का पूरा प्रायद्वीपीय पठार किससे बन गया? बेसोल्टिक मैग्मा से पठार बन के तैयार हो चुका था। अब चूंकि ये वाला हिस्सा बेसोल्टिक मैग्मा से बना है, तो डेफिनेटली इसमें जो वॉल्केनिक एक्शन हुआ है, वॉल्केनिक क्रिया हुई है, तो वॉल्केनिक क्रिया में पृथ्वी के गर्भ से बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स निकले होंगे, है ना। तो यहां पर यानी इस पठारी क्षेत्र में हमें कैसे खनिज मिलेंगे? तो इसमें हमें धात्विक खनिजों का भंडार है। किसका भंडार है? धात्विक खनिजों का भंडार है। और इस धात्विक खनिजों के भंडार को
भारत के जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग नामों से इसको डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया कि भाई जैसे कर्नाटक वाला रीजन है, फिर इधर ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो कर्नाटक वाले रीजन को उसने बोल दिया कि धारवाड़ क्षेत्र, है ना, धारवाड़ क्षेत्र। प्लस कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है ये वाला, इसको उसने बोल दिया कुडप्पा, कुडप्पा क्षेत्र। तो धारवाड़ क्षेत्र में जो चट्टानें मिली उसको बोल दिया उसने धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें। कुडप्पा क्षेत्र में जो चट्टानें मिली उसने बोल दिया कुडप्पा क्षेत्र में पाई। अब कुडप्पा क्या है? कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। धारवाड़ क्या है? धारवाड़ कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास बहुत सारे खनिजों का भंडार मिला, है ना, और बहुत सारी चट्टानें मिली और उन चट्टानों में ढेर सारे खनिजों का भंडार मिला। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो धारवाड़, कुडप्पा। इसी तरीके से ये वाला जो रीजन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं विंध्यन, है ना। तो ये रीजन क्या है हमारा? विंध्यन क्षेत्र, है ना। और इस विंध्यन क्षेत्र में भी आपको ढेर सारे क्या मिले हैं? इस विंध्यन क्षेत्र में भी ढेर सारे चट्टानें मिली हैं और उन चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज मिले हैं। इसी तरीके से आप देखते हो तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन देख रहे हैं, पठार वाला, यहां पर आपको भारत की सबसे पुरानी चट्टानें मिली हैं और उनको कहते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या बोलते हैं उनको हम? आर्कियन क्रम की चट्टानें। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूरे मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि कार्बोनीफेरस में पैंजिया नाम का एक भूभाग था। कार्बोनीफेरस में पैंजिया नाम का एक भूभाग था और कार्बोनीफेरस में पैंजिया नामक भूभाग का विखंडन हुआ अंगारा लैंड, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड में। लॉरेंशिया से निकल के अलग हुआ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पूरा रीजन, एंड गोंडवाना लैंड से निकल, गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ, जब वो फ्रेगमेंट हुआ तो उससे क्या निकल कर आया? उससे आया अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का कहा जाता है कि भारत में अगर सबसे पुराने क्रम की चट्टानें अगर कहीं पाई जाती हैं, सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स अगर कहीं पाई जाती हैं, तो वो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। क्यों पेनिनसुलर इंडिया? बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन बहुत पहले हो गया, राइट। आप देखो क्रिटेशियस में ही पेनिनसुलर इंडिया बन गया, तो क्रिटेशियस मतलब द्वितीयक युग में ही पेनिनसुलर इंडिया बन के तैयार हो गया। अभी आपको एक क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक को कैसे समझते हैं इसको ही बता देता हूं भाई आपको, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, है ना। अभी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, एक आपको विश्व की जो भूगर्भिक संरचना के इतिहास है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो में। फिर आप देखेंगे तो आपको यह भी पता है कि आगे जाके टेक्टोनिक मूवमेंट हुए और उन टेक्टोनिक मूवमेंट होने की वजह से ये वाला जो हिस्सा है जिसको अब हम कह रहे हैं इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट ऊपर जाकर यहां पर आपको पता है ये यहां पर है, इधर पर इस हिस्से में जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है। तो और ये हमारी जो भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में क्या हो गई? दोनों आपस में टकराई। तो दोनों प्लेटों के आपस में टकराने की, जब भी कोई प्लेट आपस में टकराती है तो प्लेटों के किनारे जो होते हैं, प्लेट्स के जो मार्जिन होते हैं, वो मार्जिन विखंडित होते हैं और उन मार्जिन के विखंडित होने की वजह से वहां पर एक फोल्डेड शेप का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो दो प्लेटें आपस में टकराई, यानी यहां पर इंडियन प्लेट चूंकि हैवी है, सबडक्शन होता है इसका नीचे, इंडियन प्लेट हैवी है, उसका सबडक्शन हुआ, यूरेशियन प्लेट ऊपर आई और यहां पर आपको पता है कि ऑलरेडी यहां पर एक वाटर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है और उस वाटर बॉडी का नाम क्या है? ये वाटर बॉडी जो एग्जिस्ट कर रही है उसका नाम है यहां पर ये टेथिस सी। तो बेसिकली आप देखोगे तो टेथिस सी का मलबा या टेथिस सी का आप कह सकते हैं अवसाद यहां पर पहले से ही इकट्ठा था, है ना। टेथिस सी का अवसाद या मलबा यहां पर पहले से ही इकट्ठा था। दोनों प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराई तो टेथिस सी का जो मलबा है वो उठकर ऊपर उठा, है ना, वो ऊपर की ओर उठा और टेथिस सी के मलबे के ऊपर उठने की वजह से यहां पर टेथिस सी के मलबे के ऊपर उठने की वजह से यहां पर ऐसे एक फोल्डेड शेप के स्ट्रक्चर के एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फोल्डेड शेप के स्ट्रक्चर के माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, इस माउंटेन को हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन। सो दोस्तों, हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में कन्वर्जन से। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में कन्वर्ज हुई। दोस्तों, दोनों प्लेटों के कन्वर्ज होने के परिणाम स्वरूप जो हैवी प्लेट होती है, कन्वर्जेंस में जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है। अभिसरण हुआ, कन्वर्ज हो गई नीचे वाली प्लेट, कन्वर्ज होने के बाद इंडियन प्लेट हैवी है वो नीचे चली गई, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर क्या आ गया? उसके ऊपर आ गया यूरेशियन प्लेट। दोनों के टकराने की वजह से टेथिस, इसको बोलते हैं टेथिस भूसन्नति, है ना। इस टेथिस भूसन्नति में जो मलबा जो जमा था वो मलबा जम के कहां गया? ऊपर की ओर उठ गया। अब जब वो मलबा जमकर ऊपर की ओर उठ गया तो ऐसे यहां से भी फोर्स लग रहा है और यहां से भी फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ से फोर्सेस लगने की वजह से यहां पर इसमें, चूंकि दोनों प्लेट की साइड से फोर्सेस लग रहे हैं ना,
दोनों प्लेट की साइड से फोर्स लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है, और उस संपीड़न बल लगने की वजह से यहां पर फोल्डेड माउंटेन हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। अब बहुत बारीकी बात है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कहा पेनिनसुलर इंडिया दोस्तों बना है क्रिटेशियस में। सबसे पहले गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड का कार्बोनिफेरस में टूट गया। गोंडवाना लैंड पैंजिया कार्बोनिफेरस में टूट गया। पैंजिया के दो पार्ट हुए, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड टूटा, कब टूटा? गोंडवाना लैंड टूटा क्रिटेशियस में। गोंडवाना लैंड के टूटने से उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया, अंटार्कटिका, ये सब टूट के अलग हो गए। ठीक, ये कहानी कब की है? ये कहानी है क्रिटेशियस की। क्रिटेशियस के बाद, यानी ये कहानी है द्वितीयक युग की। द्वितीयक युग के बाद आता है तृतीयक युग। द्वितीयक युग के बाद आता है तृतीयक युग। और दोस्तों तृतीयक युग में ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, यानी जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट जाकर हिट करी किससे? यूरेशियन प्लेट के साथ। और इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से हिट करने के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि यहां पर एक हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि हिमालयन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है, वो कब हुआ? तो आप बोलेंगे सर हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, याद रखिएगा, जो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कब हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ है तृतीयक युग में, टर्शरी सीनोजोइक। किसमें हुआ है? सीनोजोइक में। ठीक है ना, तृतीयक युग सीनोजोइक महाकल्प में। अब बताओ सीनोजोइक ज्यादा लेटेस्ट है या क्रिटेशियस ज्यादा लेटेस्ट है? ऑब्वियसली क्रिटेशियस सेकेंडरी है, पुराना है, उसके बाद नया डेवलपमेंट हुआ क्रिटेशियस में। और पूरे के पूरे दोस्तों हिमालय में कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? हिमालय में अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। क्यों? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो टेथिस जियोसिंक्लाइन यानी टेथिस भूसन्नति में जो सेडिमेंट का जो डिपोजिशन हुआ था, जो अवसाद जो जमा हुआ था, वो अवसाद उठकर ऊपर की ओर आया है, और उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ है? तृतीय युग में। पेनिनसुलर इंडिया कब बन गया? पेनिनसुलर इंडिया बन चुका था द्वितीय युग में, क्रिटेशियस। हिमालय कब बना? उसके बाद तृतीय युग में। तृतीय युग में अलग अलग पीरियड में, फिर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में पूरा हिमालय बन के तैयार हुआ। तो पहले क्या आया इंडिया में? पेनिनसुलर इंडिया। फिर क्या बना? पूरा भारत एक साथ तो नहीं था। फिर क्या बना? फिर हिमालय बना। अब हिमालय बना तो हिमालय वाली जो चट्टानें होंगी वो अलग प्रकार की होंगी, पेनिनसुलर इंडिया में जो पाई जाने वाली जो रॉक्स होंगी वो अलग प्रकार की होंगी। ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही कि नहीं? पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाने वाली जो रॉक्स होंगी वो अलग होंगी, वो ये सब रॉक्स होंगी। हिमालयन सिस्टम में या हिमालयन रीजन में जो पाई जाने वाली रॉक होंगी वो क्या होंगी? वो तृतीय क्रम की चट्टानें होंगी। किस क्रम की चट्टानें होंगी वो? उनको हम कहेंगे, हिमालयन रीजन में पाई जाने वाली चट्टानों को तृतीयक चट्टानें कह सकते हैं, यानी टर्शियरी रॉक्स कह सकते हैं। लेकिन इस टर्शियरी रॉक में हो सकता है मेटालिक मिनरल आपको बहुत ज्यादा ना मिले। क्यों ना मिले मेटालिक मिनरल्स? इसलिए नहीं मिले क्योंकि यहां पर कोई ज्वालामुखी का उद्भेदन, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको सेडिमेंट्री यानी कायांतरित और इसके बाद मेटामॉर्फिक यानी आपको कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें यहां पर मिल जाएंगी। सेडिमेंट्री यानी अवसादी, कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक यहां पर मिलेगी। अब इसके बाद बीच वाला हिस्सा और भी है। तो सर इसके बाद बीच वाला हिस्सा क्या है? इसके बाद आप देखेंगे तो बीच वाला हिस्सा यानी ऊपर अगर आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में आप देख रहे हैं, अगर यहां पर आपका ये अगर हिमालय है और ये आप देख रहे हो इधर, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये हिमालय, ये पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, अब इसके बीच का भी तो कुछ भाग है, इसके बीच में भी तो एक भाग है। इसके बीच वाला जो भाग है वो ये है, इसके जो बीच वाला भाग है वो ये है, या आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे करके बनाता हूं। इसके बीच वाला भाग ये है, और ये जो बीच वाला भाग है इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान।
अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि इस उत्तर के विशाल मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बड़ा आसान है, देखो ये तो उत्तर के विशाल मैदान का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, ये जो हिमालयन रीजन दिख रहा है, हिमालय क्षेत्र में जो नदियां जो अपना अवसाद जो बहाकर लाई हैं और कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो रिवर्स यहां पर आकर अपना अवसादों का सेडिमेंटेशन किया है, यानी अवसादों का जो सेडिमेंटेशन जो हुआ है, अवसादों का जो डिपोजिशन हुआ है, ठीक, उस डिपोजिशन से इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो द्वितीय युग में बना था पेनिनसुलर इंडिया। ये कब बना था? ये कब बना था? ये बना था द्वितीय युग में। ये कब बना था? ये बना तृतीय युग में। अब 2 के बाद 3 के बाद 4 ही ना आएगा ना, तो ये कब बना? तो ये भाई साहब बना है आपका चतुर्थ युग में। ये कब बना है? ये बना है आपका चतुर्थ युग में, यानी क्वार्टिनरी जो पीरियड है उसमें बना है। किस बना कैसे है लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया जैसे तो नहीं बना कि पेनिनसुलर इंडिया तो वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, हिमालय जैसे भी नहीं बना, क्योंकि हिमालय में तो 2 प्लेटों का कन्वर्जेंस हुआ था। तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बना कैसे? उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की वो नदियां जो यहाँ पर आकर फ्लो हो रही हैं, है ना, इस पूरे रीजन में फ्लो हो रही हैं, और फ्लो होने के परिणाम स्वरूप इन्होंने जो अपने सेडिमेंट्स का जो यहाँ डिपोजिशन किया है, निक्षेपण किया है, उससे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण चूंकि किस युग में हुआ? चतुर्थ युग में हुआ है। इसीलिए दोस्तों इस पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाने वाली चट्टानों को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ क्रम की चट्टानें या चतुर्थ क्रम की चट्टानें, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो मैंने पूरी कहानी स्पष्ट कर दी अब आपके सामने। आइए अब मैं आपको जरा वहां लेके जाता हूं जहां पर विश्व की भूगर्भिक संरचना के इतिहास का एक पूरा मैंने ऑलरेडी आप लोगों के जीवन को आसान करने के लिए एक टेबल बना रखा है। इसको जैसे ही आप देखेंगे तो आपके मन में एकदम क्लैरिटी बैठ जाएगी कि सर आपने जो बताया उसी हिसाब से यहां पर ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल को आप जरा देखिए बहुत ध्यान से पहले, है ना, इस टेबल को आप देखिए। मैं थोड़ा साइड होता हूं ताकि आप उसको देख पाए। अब देखिए हमने क्या किया बेसिकली, यहां पर भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास को तो देखना ही देखना है। पहले जरा हम अगर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के इतिहास को अगर हम देख लें, है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर देख लें, हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देख लें, तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, है ना, सबसे पहले क्या है आप यहां पर हमारा सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। सबसे पुराना पीरियड यही है, सबसे पुराना, जो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो शुरू हुआ था और आज से 59 करोड़ साल पहले आज ये खत्म हो चुका है, जिसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, यानी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के 2 हिस्से हैं, एक है आर्कियोजोइक और दूसरा है प्रोटीरोजोइक। आर्कियोजोइक 4.6 अरब वर्ष से लेकर 59 करोड़ साल तक चला, एक लंबा पीरियड है। इसीलिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस पीरियड को उसने इयॉन बोला है, इयॉन नाम रखा है उसका। अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये नामकरण किया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कियोजोइक बहुत पुराना कालखंड है ना, प्रोटीरोजोइक बहुत पुराना कालखंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो अरावली माउंटेन है ना, अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन काल के बने हुए हैं। अब सोचो, इसीलिए अरावली माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, अभी आज उनका घर्षण हो चुका है। कहा जाता है कि अरावली माउंटेन जब बन के तैयार हुए थे उस समय इनका आकार हिमालय की आकृति से आकार के 3 गुना अधिक बड़ा था, 3 गुना अधिक बड़ा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो याद रखना है। तो आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, ठीक। प्रोटीरोजोइक आर्कियोजोइक को मिलाकर हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद अगला आता है कैम्ब्रियन महाकल्प। कैम्ब्रियन महाकल्प में आप देखेंगे तो आपको मिलता है पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। कैम्ब्रियन को 4 पार्ट में बांटा है हमने। देखिए, पैलियोजोइक प्राथमिक युग है। पैलियोजोइक क्या है? प्राथमिक युग। उसमें 6 पार्ट हैं उसके अंदर, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, सिलूरियन, कार्बोनीफेरस। आगे देखिए कार्बोनीफेरस और इसी कार्बोनीफेरस में पेंजिया का विघटन हुआ है। इसमें क्या हुआ? पेंजिया का, कार्बोनीफेरस को एज ऑफ ट्री भी बोलते हैं, पेंजिया का विघटन हुआ है, ठीक। कार्बोनीफेरस में पेंजिया का विघटन हुआ। चलो, प्राथमिक युग खत्म हुआ तो द्वितीयक युग शुरू हो गया। द्वितीयक युग शुरू हुआ तो आया मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक को सेकेंडरी एपोज भी कहते हैं, सेकेंडरी पीरियड भी कहते हैं। उसके अंदर 3 है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और ये जो क्रिटेशियस है, इसी में एंडीज एवं रॉकीज पर्वत जो क्रमशः दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में है। और आप यहीं देखेंगे तो क्रिटेशियस में ही आपका बना है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ज्वालामुखी का जो उद्भेदन हुआ है और उससे जो बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आया है, वो बेसाल्टिक मैग्मा कब बाहर आया? क्रिटेशियस में।
वहीं जमकर ठंडा होकर जमने के परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। फिर आप आएंगे तो द्वितीय खत्म के बाद तृतीय शुरू। सीनोजोइक, सीनोजोइक मतलब किसकी बात हो रही है? तृतीय युग की बात हो रही है। अब सीनोजोइक में भी क्या हुआ है? तृतीय। सेकेंडरी में क्या हुआ है? पेनिनसुलर इंडिया। टर्शरी में क्या हुआ है? हिमालयन माउंटेन्स, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स बन गए। तो हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानों को तृतीय क्रम की चट्टानें तो बोलते हैं। ठीक, ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। अब सर ये ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन क्या है? तो जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे 1990 के बाद 1995 आएगा ना, 1990, 1995, फिर 2000, 2005, 2010, 2015, 20 और 2024, फिर ऐसे करके 2030, 50 भी आएगा। तो सबसे पहले ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद फिर अगला कालखंड कौन सा है? इयोसीन, मायोसीन। इस पूरे कालखंड में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई कब? ओलिगोसीन में टकराई, और उसके बाद इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इनमें सबसे पहले वृहद हिमालय, फिर मायोसीन में मध्य हिमालय, और प्लायोसीन में आपका शिवालिक पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। ये सब बन के तैयार हो गया। यहाँ पर बहुत सारे हिमानियों का जमाव था, नदियों का बहाव होना शुरू हुआ, और नदियों के बहने के परिणाम स्वरूप दोस्तों, नदियों के बहने के परिणाम स्वरूप जब वो नदियाँ आकर बहेंगी, कहीं तो ढाल खत्म होगा, ढाल खत्म होगा, जहाँ पर भी ढाल खत्म होगा, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ेगी जहाँ पर रिवर, उसके बाद तो जो ऊपर उसने जो इरोड किया है, अपर्दन जो किया है, उसका नीचे क्या करेगी? उसका नीचे डिपोजिशन करेगी या नहीं करेगी? तो उसका नीचे उसने क्या किया? डिपोजिशन कर दिया। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन कब हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण? हुआ है चतुर्थ युग में, क्वार्टनरी पीरियड। तो आपसे पूछे उत्तर भारत के विशाल में पाई जाने वाली चट्टानें कौन से क्रम की हैं, तो आप बोलेंगे सर उत्तर भारत में पाई जाने वाली चट्टानें चतुर्थ युग की चट्टानें हैं। हिमालय किस क्रम की चट्टानें हैं? तो आप बोलेंगे तृतीय युग की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में किस क्रम की चट्टानें हैं? तो द्वितीय युग की चट्टानें हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है? आर्कियन है, गोंडवाना है, कोडप्पा है, विंध्यन है, वो सब इसमें शामिल है। ठीक, क्लियर है बात? ये पूरा विश्व की, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का इतिहास है। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, आइए, ये मैंने बेस आपका इसलिए बनाया इतनी देर में ताकि आपको ये समझ में आए कि आगे अब जो मैं पढ़ाऊंगा भारत की संरचना के बारे में, तो वहाँ आपको कोई तकलीफ दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब हम इस में जो है डिस्कस करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास, यानी भारत में हम चट्टानों का क्रम समझना है ना? भारत में हमें चट्टानों का क्रम समझना है, भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास को हमें समझना है। अब देखिए, तो भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास, चूंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने ही भारत की भूगर्भिक संरचना का इतिहास तैयार किया है। तैयार क्या किया? मतलब उसका नामकरण, उसको क्लासिफिकेशन उसका किया है। तो उसमें सबसे पहले जो उन्होंने पीरियड माना, उसको उन्होंने बोला आर्कियन महाकल्प। आर्कियन के बाद पुराण, आर्कियन के बाद पुराण, पुराण के बाद द्रविडियन, द्रविडियन के बाद फिर आर्यन। सो आर्कियन, पुराण, द्रविडियन और आर्यन। आर्कियन, पुराण, द्रविडियन और आर्यन। ठीक, आर्कियन में क्या क्या शामिल है? तो आर्कियन में आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये याद रखिएगा, ये वही धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये वही धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कहाँ देखने को मिल रही हैं? ये दोस्तों वही धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं कर्नाटका। मतलब धारवाड़ शब्द आया कहाँ से? तो कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में आसपास वहाँ जो चट्टानें मिल रही हैं, वहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अब जैसे मैंने लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं भारत में? बुंदेलखंड में मिलती हैं। बुंदेलखंड में जो ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके अलावा भारत के नीलगिरी माउंटेन्स में भी, भारत के नीलगिरी माउंटेन्स में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो सबसे पुरानी, जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं वो कौन सी हैं? वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। भारत की ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या मिला उसमें? ग्रेनाइट और नीस मिला है। कहां पर मिल रहा है? बुंदेलखंड का जो पठार वाला क्षेत्र है, नीलगिरी माउंटेन्स वाला क्षेत्र है, वहां पर मिल रहा है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार आप चले जाएगी तो छोटा नागपुर पठार में भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, आइए इसके बाद आते हैं, आर्कियन के बाद अगला पीरियड कौन सा है? धारवाड़। ये सब इसका डिवीजन, आर्कियन का डिवीजन है। आर्कियन के डिवीजन में पहले आर्कियन और दूसरे नंबर पर धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां पर है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार दोस्तों कर्नाटक, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार तमिलनाडु, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का कुछ विस्तार आपको उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। लेकिन मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? कर्नाटक। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता क्या है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से मिलता है गोल्ड।
धारवाड़ क्रम की चट्टान मुख्य रूप से क्या मिलता है? मैग्नीशियम। तो मुख्य रूप से गोल्ड और मैग्नीशियम धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और याद रखिएगा, धारवाड़ लोहा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि लोहा नहीं मिलता, लोहा भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या मिल रहा है? मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है गोल्ड। और गोल्ड कर्नाटक में जो कोलार गोल्ड फील्ड है, कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक में जो कोलार गोल्ड फील्ड है उस कोलार गोल्ड फील्ड में हमें देखने को मिलता है। तो खनिजों के दृष्टिकोण से ये चट्टान क्या है? बहुत संपन्न है, इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछा है खनिजों के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक समृद्धशाली या संपन्न चट्टान, आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान कौन सी? आप बोलेंगे सर धारवाड़। आइए, धारवाड़ के बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें मतलब कहां पर है? ये बात किसकी हो रही है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। राजस्थान के कुछ इलाकों में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भी विस्तार पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगली कौन सी है? फोर्थ नंबर पर आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब ये जो फोर्थ नंबर पे जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इन विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है, वहां से लेके पूरा बिहार तक जो पूरा एरिया फैला हुआ है जहां पर विंध्यन माउंटेन रेंज है, उसमें है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको चूना पत्थर, विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको सैंडस्टोन यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन यानी बलुका पत्थर, ये मुख्य रूप से मिलता है। साथ साथ यहां पर दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों में डायमंड यानी हीरा भी मिलता है। पन्ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पास में, मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, उस वाले रीजन में आपको डायमंड मिलता है। तेलंगाना में गोलकुंडा वाले क्षेत्र में भी हीरा मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा हीरा मिलता है आपको पन्ना में। प्लस इसी क्रम की पाई जाने वाली जो चूना पत्थर हैं और लाल बलुआ पत्थर हैं यानी रेड सैंडस्टोन, इसी रेड सैंडस्टोन से दोस्तों हमारा लाल किला, सांची स्तूप और जामा मस्जिद, ये जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप, दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब रेड सैंड स्टोन से बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो किस क्रम की चट्टानें हैं? जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लाल किला, जामा मस्जिद सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम द्रविडियन कल्प में। तो द्रविडियन जो काल है, द्रविडियन जो महाकल्प है, उस द्रविडियन महाकल्प में एक हिस्सा मिलता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस से रिलेटेड बहुत कुछ भारत में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अब आता है हमारा आर्यन महाकल्प। आर्यन महाकल्प जो सबसे लेटेस्ट है। सबसे पहले क्या? आर्कियन, पुराण, द्रविडियन और आर्यन। ठीक, अब ये जो आर्यन महाकल्प है दोस्तों, इस आर्यन महाकल्प को भी अलग अलग उपभागों में बांटा। आर्यन महाकल्प में आप देखेंगे सबसे पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानें। किसकी है? गोंडवाना। अच्छा, अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों ऐसी चट्टानें हैं कि भारत के 95% कोयले की आपूर्ति, भारत के 95% कोयले की आपूर्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मुख्य विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की जो सोनभद्र वाली घाटी है वहाँ पर, प्लस इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बैलाडीला वाला जो क्षेत्र है, दुर्ग वाला, बस्तर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी मिलता है। प्लस इसके अलावा झारखंड चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए और कुछ मात्रा में तमिलनाडु और असम वाले क्षेत्र में भी आपको कोयला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। भारत में कौन सा कोयला मिलता है? सो भारत में जो टॉप क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट है वो नहीं मिलता है। सेकंड ग्रेड का जो कोयला है यानी बिटुमिनस कोयला भारत में मिलता है। तो भारत में 95 to 98% कोयले की जो आपूर्ति है वो इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पूरी होती है। याद रखिएगा कौन सा कोयला है वो? बिटुमिनस। मयूरभंज है, आपको पता है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये चार ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। ये है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना के बाद दक्कन क्रम वही है जो पूरा हमारा दक्कन का जो पठार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, वहां पर जो चट्टानें मिलती हैं, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा आदि आदि वहां पर मिलता है। अब बात करते हैं तृतीयक क्रम की चट्टानें। समझ में आई बात? आप समझे क्या सीक्वेंस चल रहा है? पहले ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? ये वाला पूरा हिस्सा अगर हम विश्व की, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के हिसाब से देखें तो ये पूरा हिस्सा द्वितीय क्रम की चट्टानों के अंदर में आ गया। सेकेंडरी ये भी उसी में शामिल हो गया। फिर चूंकि उसके बाद आता है तृतीय क्रम की चट्टानें। मतलब आप समझो, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, कार्बोनीफेरस, गोंडवाना, ये पूरा का पूरा यहां तक वाला जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है यहां तक वाला, ये सब दोस्तों किसका पार्ट है? ये सब द्वितीयक युग यानी मीसोजोइक महाकल्प में के दौरान जिस भू संरचना का निर्माण हुआ है, मीसोजोइक महाकल्प के दौरान जिस भू संरचना का निर्माण हुआ उसकी चट्टानों का ये क्रम है। क्रम सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक,
आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन के बाद आपको मिलता है कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के अंतर्गत क्या है तो गोंडवाना। तो आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, 5वें नंबर पर है गोंडवाना, और 6वें नंबर पर है दोस्तों, 6वें नंबर पर है दक्कन, जो डेक्कन ट्रैप में जो पाई जाने वाली चट्टान है, और 7वें नंबर पर है तृतीय क्रम की चट्टानें। अब इस तृतीय क्रम की चट्टानें वही देखिए, याद आया, ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। क्या बना है इसमें, क्या कौन सा माउंटेन बना है, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ओलिगोसीन में किसका फॉर्मेशन हुआ है, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। और दोस्तों तृतीयक युग यानी टर्शरी में जब हिमालयन माउंटेन बन के तैयार हो गए तो हिमालयन माउंटेन में जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनको कहते हैं तृतीय क्रम की चट्टानें। हिमालय में भी कोयले के भंडार हैं, लेकिन हिमालय की संरचना ऐसी है कि वहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट कर पाना संभव नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयला वहाँ पर मिलता है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वहाँ से निकाल पाना संभव नहीं। तो अगर हम तृतीयक युग तक आ गए तो तृतीयक युग के बाद अगला युग आता है दोस्तों चतुर्थ। अगला कौन सा है, फोर्थ, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों में आपको 2 हिस्से हैं उसके, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन को कहते हैं एज ऑफ मैन। जब हिमालय बन गया, वहाँ से नदियाँ जब बहने लगी, और बहने के पश्चात कुछ नदियाँ हिमालय के बनने से पहले से भी बह रही थी, जिनको हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। लेकिन कुछ नदियों का विस्तार, कुछ नदियों का उद्गम हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ, ठीक। तो जिन नदियों का उद्गम हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ, हिमालय क्षेत्र में बहने से उन्होंने अपर्दन किया, अपर्दन करके अपने साथ अवसाद बहाकर लाई। जहाँ पर ढाल खत्म हुआ वहाँ पर अवसाद का निक्षेपण किया, और अवसादों के निक्षेपण से दोस्तों चतुर्थ युग में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और चतुर्थ युग में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए हम कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का में पाई जाने वाली चट्टानें कहाँ से कहाँ तक हैं, पंजाब से लेके असम तक। पंजाब से लेके आप देखो, पूरा पंजाब से लेके असम तक जो चट्टानें मिल रही हैं वो कौन से क्रम की चट्टानें, चतुर्थ क्रम की चट्टानें। बोलिए, क्लियर हो रही क्या बात यहां तक। पंजाब से लेकर असम तक जो चट्टानें मिल रही हैं वो चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली चट्टानें चतुर्थ क्रम की चट्टानें हैं। ये आपको पूरा चट्टानों वाला टॉपिक याद रखना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है, बुंदेलखंड और नीलगिरी में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक राज्य में मिल रही हैं, तमिलनाडु में भी विस्तार है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता क्या है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको मिलता है गोल्ड, सबसे ज़्यादा मिलता है ना। मैग्नीशियम आपको मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, मुख्य रूप से गोल्ड और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो डोलोमाइट भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान, लेकिन मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको गोल्ड 2 जगह मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड माइंस। कोलार गोल्ड फील्ड याद रखिएगा, कर्नाटक, धारवाड़। फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानों में भी इसी प्रकार के थोड़े बहुत खनिज मिलते हैं। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें इंपॉर्टेंट है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मिलता है, जिससे इस रेड सैंडस्टोन से ये सब बना है। अब चूंकि यहाँ देखो विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, तो चूंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाइमस्टोन मिलता है, इसलिए इस वाले रेंज में चूंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रखा है वहाँ पर। जहाँ चूना पत्थर मिलेगा सीमेंट उद्योग का विकास होगा, जहाँ पर कोयला, लोहा, डोलोमाइट, मैग्नीशियम ये सब मिलेगा वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। कार्बोनिफेरस में गोंडवाना, फिर उसके बाद गोंडवाना आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में, इधर आर्यन महाकल्प में गोंडवाना भारत के 98% कोयले की आपूर्ति गोंडवाना क्रम की चट्टान से हो रही। बिटुमिनस हिमालय बना तृतीय युग में, इसलिए पूरा का पूरा हिमालय, पूरे हिमालय में किस क्रम की चट्टानें हैं, तृतीय क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं हिमालय में, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। फिर हिमालय के बनने के बाद चतुर्थ युग में बना आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूरा जलोढ़ निक्षेपण से बना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो अंडरस्टूड है कि जलोढ़ मैदान से बना है अगर उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका मतलब वहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज तो नहीं मिलेंगे। धात्विक खनिज केवल और केवल आपको कहाँ मिलेंगे, इस वाले रीजन में आपको धात्विक खनिज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोडप्पा या धारवाड़ या आर्कियन वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से का फॉर्मेशन हुआ है, या डेक्कन ट्रैप का भी इस हिस्से का फॉर्मेशन हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। और वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पर होगा, मान के चलिए वहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स होंगे। अगर जलोढ़ निक्षेप से अगर कोई मैदान बनेगा तो वहाँ पर कोई मेटेलिक मिनरल्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आप यहाँ देख लें कि इसी को सौसर श्रेणी भी कहते हैं, है ना, सौसर श्रेणी, है ना। जो ये चट्टानें हैं इनको सौसर श्रेणी भी के नाम से जाना जाता है, चांपानेर श्रेणी के नाम से इसको गुजरात में जाना जाता है, चिल्पी श्रेणी के नाम से इसको बालाघाट में जाना जाता है, चैंपियन श्रेणी के नाम से इनको कोलार में भी जाना जाता है। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया और उसके पहले ये जो कहानी आपको बताई पूरी, इसको जरूर याद रखिएगा,
है ना। ये जो सिस्टम आपको समझाया, ये तो मैंने पूरे भूगर्भिक संरचना बताई पूरे विश्व की, उसके बाद आपको ये जो समझाया इसको जरूर अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। गोंडवाना लैंड टूटा, प्रायद्वीपीय भारत बना, प्लेट ऊपर खिसकी, हिमालय से टकराई, हिमालय के टकराने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बन गए, नदियाँ बहीं, तृतीय युग की चट्टानें, पहले द्वितीय युग की चट्टानें, हिमालय, तृतीय युग की चट्टानें, नदियाँ बहीं, चतुर्थ युग की चट्टानों का विकास हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं, मुझे बताते रहिए। ये काम चलता रहेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास हमारी होगी खनिजों पर, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।